संसदीय राजनीति के इतिहास में भारत आज एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार इस अध्याय को जोड़ने जा रही है। संसद में 128वां संशोधन विधेयक पेश किया जा चुका है और महिलाओं को, जो कि देश की आबादी की 50% हैं, उनको 27 साल के सतत प्रयास के बाद देश की संसदीय राजनीति में उनकी 33% हिस्सेदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। एक महिला आरक्षण विधेयक लाया गया है जिसका नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इस विधेयक के आने के बाद महिलाओं को संसदीय राजनीति में 33% आरक्षण प्राप्त होगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? नए संसद भवन में जाने पर एक नई इतिहास लिखने की कवायद है या वास्तव में महिलाओं को कुछ मिलने वाला है जिसके आधार पर देश के भाग्य विधाताओं की श्रेणी में, देश के भाग्य विधाताओं की कतार में उनकी एक अपनी धमक होगी, उनकी एक अपनी पकड़ होगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लेट्स डिस्कस और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। भारत के संसदीय इतिहास में आज एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार 128वां संशोधन विधेयक सदन में लेकर आई है जिसके तहत महिलाओं को संसदीय राजनीति में 33%, जो कि देश की आबादी की 50% है, उनको 33% आरक्षण दिया जाएगा। पिछले 27 साल से यह प्रयास किया जा रहा था। किसी भी नेता को, किसी भी सरकार को सफलता नहीं मिली। नया संसद भवन बना है, नई कवायद है, एक नया चाल है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी इतिहास में शायद अमर होने के लिए लिहाज से ये कदम उठा रहे हैं। क्या वास्तव में ये जो कहा जा रहा है उसमें सच्चाई है या सरकार की नीति है, सरकार की नीयत साफ है कि महिलाओं को संसदीय राजनीति में 33% आरक्षण दिया जाए? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लेट्स डिस्कस और मैं हूं धीरेन्द्र। 128वां संशोधन विधेयक आज केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने सदन में पेश किया। इस विधेयक के अनुसार अब आने वाले दिनों में महिलाओं को संसदीय राजनीति में, मतलब केंद्र में और विधायिका विधानसभा में 33% आरक्षण प्राप्त होगा। देश के भाग्य विधाताओं की कतार में महिलाएं अब दिखेंगी। वर्तमान में स्थिति यह है कि 15% से ज्यादा महिलाओं की संख्या दिखती नहीं है और यह आजादी के 76 साल बाद की स्थिति है। लेकिन इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि संविधान में जो 84वां संशोधन विधेयक आया था जिसके तहत यह कहा गया था कि 1926 के सेंसस के बाद जो गणना होगी उसके अनुसार संसद की सीटों का डिलिमिटेशन किया जा सकेगा। कायदे से 2021 में सेंसस होना चाहिए था, लेकिन कोविड के प्रकोप में 2021 में सेंसस नहीं हुआ, जनगणना नहीं हुआ। 2024 चुनावी साल है, इसलिए 2024 में जनगणना हो यह कहना मुश्किल है। अगर 2025 में जनगणना होता है तो 2026 के पहले ये होगा, लिहाजा दूसरी जनगणना 2025 के बाद 2035 में होगी और संविधान के 84वें संशोधन के अनुसार जो 2026 के बाद का जनगणना होगा उसके आधार पर ही संसद की सीटों का डिलिमिटेशन किया जा सकता है। पेच यहीं फंसा हुआ है। चर्चा इस बात की हो रही है कि महिलाओं को कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन कहा जाता है लोकतंत्र में कि काम करने से ज्यादा काम करते हुए दिखना चाहिए। लिहाजा नरेंद्र मोदी की सरकार महिलाओं को आरक्षण देने का वो भरपूर तस्वीर पेश कर रही है जो तस्वीर पिछले 27 साल से जो प्रयासरत किसी भी सरकार ने नहीं किया। जो संसद का गणित है उस गणित के अनुसार यह विधेयक लोकसभा से भी पास होगा, राज्यसभा से भी पास होगा। आर्टिकल 82 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बाय 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डिलिमिटेशन को 2026 के बाद जो सेंसस कराया जाएगा उस पे
डिलिमिटेशन कराए जाने की बात कही गई। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि 2026 के बाद सेंसस कराया जाना चाहिए। तो अभी जो 2021 का सेंसस डिले हो गया है, उसको अगर 2026 के बाद तक डिले कर दिया जाए, जिसकी संभावना कम है, जिसकी संभावना ये है कि 2024 और 25 में सेंसस करा लिया जाएगा। तो भले ही इसका रिजल्ट लेट पब्लिश हो, लेकिन आर्टिकल 82 कहता है कि सेंसस कराया जाना चाहिए 2026 के बाद। सो मोस्ट लाइकली इसको हम 2024 और 25 में सेंसस कंडक्ट होगा। अगला सेंसस जो होगा वो इससे लगभग 10 साल के अंतराल पे होगा। सो वो लगभग 2034-35 में कराया जाएगा। और 2034-35 के सेंसस के बेसिस पे जो डिलिमिटेशन होगी वो 2026 में होने की संभावना है, 2036 में होने की संभावना है। तो 2036 से जो करंट सिनारियो है उसके हिसाब से लग रहा है कि वुमेन रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट किया जा सकेगा। अरे एक नजर डालते हैं देश की संसदीय राजनीति में महिलाओं की स्थिति है क्या। वर्तमान संसद में महिलाओं की संख्या 15% के आसपास है। और अगर पॉलिटिकल पार्टी के लिहाज से बात करें तो भाजपा के पास 15% और कांग्रेस के पास 12% के आसपास महिला विधायक या ये कहिए कि महिला प्रतिनिधि मौजूद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में वेस्ट बंगाल से तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी और उड़ीसा से बीजू जनता दल नवीन पटनायक की पार्टी, दो ही ऐसी पार्टी थी जिसने सर्वाधिक संख्या में महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा। अभी की स्थिति यह है कि पॉलिटिकल पार्टी ही महिलाओं के कब्जे में नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी की राजनीति में ही महिला उपेक्षित हैं। लिहाजा जब पार्टी की राजनीति में ही ये उपेक्षित है तो संसदीय राजनीति में उपेक्षित होना तो स्वाभाविक सी बात है। अगर वैश्विक स्तर पर देखने और समझने की बात करें तो महिलाओं का पूरे विश्व में जो रिप्रेजेंटेशन है वो 26.7% है। पूरे विश्व में एवरेज रिप्रेजेंटेशन 26.7% है और विश्व के 185 देशों में भारत की स्थिति 141वें पायदान पर है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि रवांडा जैसे देश में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 60% से अधिक है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व विकसित देशों में कम है, अमेरिका में कम है, ब्रिटेन में कम है। बावजूद इसके कुछ यूरोपियन कंट्री जैसे जरूर हैं जहां महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन एवरेज से बेहतर है। उदाहरण के तौर पर स्वीडन में 46%, नॉर्वे में 46%, साउथ अफ्रीका में 45%, ऑस्ट्रेलिया में 38%, फ्रांस में 35%, जर्मनी में 35%। अब जरा इस बात पर विचार कीजिए कि क्या महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए आरक्षण ही एकमात्र हथियार है। अभी जिन देशों का नाम लिया गया, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, रवांडा, इन तमाम जगहों पर महिलाओं को रिजर्वेशन के सहारे नहीं, उनकी ताकत के सहारे उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। बावजूद इसके अगर जो आज़ादी के 76 साल बाद भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व संसदीय राजनीति में नहीं हो रहा है तो शायद आवश्यकता ये है कि महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएं। और इसमें भी हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश वो पहला देश है जिसने अपने 300 की असेंबली में 50 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया। पाकिस्तान में भी 60 के दशक से ही महिलाओं के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं। इसके अलावा नेपाल जैसे देश में भी महिलाओं की प्रतिनिधि सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रावधान किया गया है, लेकिन अधिकांश देश जो हैं वो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेटिक सेटअप में, या ये कहिए कि उनके यहाँ की जो व्यवस्था है सरकारी गवर्निंग सिस्टम में बढ़े, इसके लिए वो रिजर्वेशन के बनिस्पत पार्टी में महिलाओं का रिजर्वेशन बढ़ाने पर ज्यादा जोर देते हैं। मसलन किसी पॉलिटिकल पार्टी में को यह बाध्य किया जाए, कानून के आधार पर पॉलिटिकल पार्टीज को बाध्य किया जाए कि आपके संगठन में 40% डिसीजन मेकिंग जगह पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
धीरे 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 इस तरीके से महिला का जो राजनीतिक सशक्तिकरण है वो बढ़ेगा। अदरवाइज आज अगर जो ऑल ऑफ सडन महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन आरक्षण के जरिए बढ़ा दिया जाए तो फिर वो स्थिति वही हो जाएगी जो हम कभी कभी सुनते हैं, मुखिया पति, पंचायत समिति पति के तर्ज पर। सदन के अंदर ये मौजूद तो जरूर होंगी, लेकिन रिमोट कंट्रोल इनके हस्बैंड के पास होगा या इनके घर के पुरुषों के पास होगा। बेहतर यह होता कि पॉलिटिकल पार्टीज को बाध्य किया जाता या पैरेलली दोनों जगह पर इस कानून को लाया जाता कि पॉलिटिकल पार्टी में भी महिलाओं को का रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित किया जाए, आरक्षित किया जाए, और साथ ही साथ संसदीय राजनीति में भी उनकी उपस्थिति को आरक्षित किया जाए। अगर पॉलिटिकल पार्टी में आरक्षण मिलता है तो एक तरीके से उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग हो जाएगी, और ट्रेंड व्यक्ति जब सदन के अंदर पहुंचेगा, स्किल्ड व्यक्ति जब सदन के अंदर पहुंचेगा, नॉलेजेबल व्यक्ति जब सदन के अंदर पहुंचेगा, तो शायद लॉ मेकिंग कमिटी में उनकी उपस्थिति नहीं, उनकी वाजिब हिस्सेदारी महसूस की जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर जो मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।